हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर अदर स्टेट एई जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मेरी इस रोड मैप को यदि आप फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, कहां पर एस्पिरेंट जो है वो डिफिकल्टी फेस करता है, कैसे डिफिकल्टी को हमें टैकल करना होता है और कैसे एक रूटीन को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर वे में अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई का जो कंपटीशन है इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। आप देख रहे हैं कि हर बार कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इस बार भी हम एसएससी जेई की कट ऑफ देखें तो 88 तक कट ऑफ गई है। आरआरबी ऑलमोस्ट 65 से लेकर के 80% तक कट ऑफ जाती है, जोन वाइज डिपेंड करती है। मतलब कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना यदि मैं फ्रेशली स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को। तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। आज हम बात कर रहे हैं कि एक एस्पिरेंट कहां पर स्ट्रगल करता है, कैसे वो एक स्ट्रक्चर पाथ को फॉलो करते हुए एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो इस पूरे वीडियो में हमारा फोकस रहेगा किसी इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेटर को फॉलो करेंगे, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, पीवाईक्यू कब हमें सॉल्व करना होगा और मॉक टेस्ट और एनालिसिस कब हमें करना होता है, कैसे एनालाइज करना होता है मॉक टेस्ट का। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, पहली स्टेप होती है किसी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना और किसी एजुकेटर को फॉलो करना, क्योंकि आपका सिलेक्शन किसी इंस्टीट्यूट और एजुकेटर पर डिपेंडेंट है। यदि आप एक बेटर इंस्टीट्यूट को का सिलेक्शन करते हो, एक गुड एजुकेटर के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, या फिर ये मामला 2 साल 3 साल तक भी चले जाता है यदि आपने एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं किया, एक प्रॉपर एजुकेटर का गाइडेंस यदि आपको नहीं मिला है, तो ये चीजें 2-2, 3-3 साल में भी चली जाती है। तो एक इंस्टीट्यूट का चुनाव करना, एक एजुकेटर का चुनाव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। हम लोग स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करते हैं जिसमें आप एजुकेटर के एक्सपीरियंस को भी जज कर सकते हैं, आप एजुकेटर से ट्यून कर पा रहे हैं कि नहीं, एजुकेटर जो चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट के फॉर्म में, क्या आप उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर पा रहे हैं, वो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। सब्जेक्ट की क्लैरिटी कितनी एजुकेटर में, तो एक बार यदि हम किसी एजुकेटर से पढ़ते हैं 1 घंटे में समझ में आ जाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी डेप्थ में उन टॉपिक को बता रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या अननेसेसरी बहुत ज्यादा डीप चले गए जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं एग्जाम में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी एजुकेटर को सिलेक्ट करने से पहले। अवॉइड होपिंग। अब होता ये है कि जनरली हम बहुत ज्यादा ही इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि सारे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, एक टॉपिक इस एजुकेटर से भी पढ़ रहे हैं, उस एजुकेटर से भी पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पूरा झोलमोल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। यदि आपने किसी एजुकेटर का 1 घंटे का कंटेंट देखा है, आपको समझ में आया है, तो बस आप उसी एजुकेटर पर स्टिक रहिए और उन्हीं को पूरे थ्रू आउट द ईयर फॉलो करिए। देन डेमो क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक स्पेशल क्लास के फॉर्म में फ्री क्लासेस रहती है जो आप एज अ डेमो क्लास के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। देन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अब जब आपने एक एजुकेटर को फॉलो कर लिया, एक इंस्टीट्यूशन का चुनाव कर लिया है, आप एक कोर्स को परचेस कर चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें। पूरा साल है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर वे में कोर्स को परचेस किया हुआ है, तो वहां पर जो भी लाइव क्लासेस चलेगी वो लाइव क्लास आपको अटेंड करना रहेगी, जिसमें हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को स्टार्ट करेंगे पैरेलली। ऐसा नहीं होगा कि हम टेक्निकल को ही स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल को थ्रू आउट द ईयर देख ही नहीं रहे हैं और एग्जाम टाइम में देख रहे हैं। तो आपको हमेशा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बीच में बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ता है, तब जाकर के जो लास्ट मोमेंट पर नॉन टेक का फियर नहीं रहता है और हम एक मोटिवेटेड फॉर्म में कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जा पाते हैं। देन टॉपिक्स, कुछ ऐसे आते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं हमें। इंपॉर्टेंट होता है कि उन सभी टॉपिक्स को हम ब्रेक डाउन करें, उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसे हम सर्वे का प्रिंसिपल भी देखते हैं, तो वैसे पार्ट्स में आप डिवाइड करके उन टॉपिक्स को पढ़ें जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्पीडली पढ़ूं, 1 साल का कोर्स उसके बाद रिवीजन 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 करूं, तो बहुत मुश्किल है ये चीजें कर पाना, क्योंकि 14-15 टेक्निकल सब्जेक्ट है,
6 महीने में कंप्लीट करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। यदि आप बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ के भी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर बस वो ये हो जाएगा कि आपने पढ़ लिया है, आपके नोट्स बन गए, समझ कुछ नहीं आया है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर स्पीड। उतना स्पीड ना रखें, अपने पोटेंशियल को समझे, अपने कैलिबर अकॉर्डिंगली स्पीड डिसाइड करें किस स्पीड में आपको आगे बढ़ना है। देन फुल सिलेबस। देखो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें आप ये मान के चलिए कि आप सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आपने सोचा कि यार एक पूरा सब्जेक्ट ये छोड़ देता हूं, उसका वेटेज कम है, बाकी के सब्जेक्ट कर लेता हूं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बोला कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन यदि ज्यादा होगा और उस सब्जेक्ट जो आपने छोड़ दिया है उसमें से 5-6 क्वेश्चन आ गए या 4-5% का क्वेश्चन आ गए तो गए काम से, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। यदि आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए हमें 100% सिलेबस को कंप्लीट करना है। रिवीजन एंड पीवाईक्यू। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन तो एक पहली स्टेप है। अब यदि मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ा और मैं सोच रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन मेरा हो गया और अब मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रिवीजन और पीवाईक्यू अकॉर्डिंगली टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही हमारा आगे का सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। रिवीजन आप वैसे मैं हर बार अपनी क्लासेस में कहता हूं, आपको हर एक लाइव क्लास का जो आप अटेंड करते हैं 2 बार रिवीजन होना चाहिए। एक बार आपका क्लास एंड होने के बाद और एक नेक्स्ट क्लास से पहले। उसके अलावा हमें वीकली रिवीजन करना होता है, हमें मंथली रिवीजन करना होता है। सॉल्व पीवाईक्यू, यहां पर मैंने 10 साल के एटलीस्ट लिखा हुआ है कि यार एटलीस्ट 5 से 10 साल के, बट 20 से 30 साल के आपको पीवाईक्यू लगा करके जाना पड़ता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ये आपको टाइमली, वीकली, मंथली डिसाइड करना पड़ेंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ साथ पीवाईक्यू लगाएं, सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद पीवाईक्यू लगाएं। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करें कि यार कौन सा ऐसा पोर्शन है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है उस सब्जेक्ट में से, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक टच ही नहीं हुए एग्जाम में, कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में हर साल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है कि जब एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है उसके बाद उस सब्जेक्ट के यदि हम टच में नहीं रहते हैं तो चीजें भूलने लगता है। तो शॉर्ट नोट के थ्रू हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के टच में रहते हैं, कम टाइम में सब्जेक्ट को रिवाइज करना, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है शॉर्ट नोट का। नाउ अब क्योंकि रिवीजन मैंने कर लिया है, मैंने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं 10-20 साल के, 25 साल के, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट लगाना। और ये कब? एग्जाम के पहले, एग्जाम 1 महीने पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं मॉक टेस्ट लगाना। इनिशियली जब मैं सिलेबस, तब मैं डेली बेसिस पर, तब मैं वीकली बेसिस पर लगा सकता हूं, लेकिन जब मेरे पास एग्जाम के दिन होगा मॉक टेस्ट लगाना। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद की बात कर रहे हैं हम, तो एग्जाम जैसे जैसे पास होती जाएगी आप इस मॉक टेस्ट की को बढ़ाते जाएंगे, पहले वीक देंगे, एग्जाम जैसे मॉक टेस्ट में आप देखना पड़ेगा मॉक टेस्ट में कि मैं कौन जो पोर्शन है वो उसको पहले उठाऊं। क्या मैं टेक्निकल में स्ट्रांग हूं तो टेक्निकल मुझे पहले उठाना चाहिए, नॉन टेक्निकल में स्ट्रांग हूं नॉन टेक पहले उठाओ। टाइम डिसाइड करो, टाइम वर्सेस एक्यूरेसी। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक्यूरेसी के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, या फिर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहा हूं तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही। तो टाइम वर्सेस एक्यूरेसी, ये सब एनालिसिस हमें करना होता है। तो एग्जाम देने के पहले एग्जाम का एनवायरमेंट क्रिएट करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि मैं जो मिस्टेक करने जा रहा हूं एग्जाम में वो मैं पहले ही कर दूं मॉक टेस्ट में, तो एग्जाम में वो चीज मिस्टेक वापस नहीं होगी। देन एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या डूज है डोंट से, वो बात करते हैं। स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को, उतना आप प्लस तरफ रहते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर से आप आगे की तरफ एक स्टेप आगे हो जाते हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट है सिलेबस का कंप्लीशन होना, और जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं एग्जाम आने के पहले उतनी जल्दी हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होते हैं। और एक बार जब सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन स्टार्ट कर दिया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने सब पढ़ लिया, अब बस एग्जाम आ जाए। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट मैं यहां पर और ऐड करूंगा, जल्दी स्टार्ट करता हूं, सारे सब कुछ पढ़ चुका होता हूं, अब यदि कोई दूसरे स्टेट की एग्जाम आती जिसमें मैं एलिजिबल हूं, लेकिन उसमें नॉन टेक का पोर्शन दूसरा जो मैंने इधर नहीं पढ़ रखा, एसएससी जेई और आरआरबी जेई में, तो मेरे पास वहां पर भी टाइम मिल जाता है कि नोटिफिकेशन के बाद
मैं उनके नॉन टेक पर फोकस कर लूं, क्योंकि मेरा यहाँ टेक्निकल और रेडी है। तो इसलिए जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में है अभी या थर्ड ईयर में, कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार जब आप पास आउट हो जाओगे उसके बाद 1 साल की प्रिपरेशन में ये चीज हो सकती है, लेकिन उस समय माइंड पे बहुत लोड आ जाता है, और क्योंकि हम एलिजिबल हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, तो बीच बीच में दूसरी एग्जाम आती जाती है, उन एग्जाम को टारगेट करते हुए हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल प्रिपरेशन से। तो इसलिए टाइमली स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेक योर ओन नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अपने नोट्स खुद बनाएं। ऑलरेडी बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उस नोट्स को आप ऐसा रेफरेंस के तौर पर कंसीडर करें। अपने नोट्स खुद को बनाना पड़ेगा, तभी आप कम टाइम में उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और उससे शॉर्ट नोट भी बना पाएंगे। देन रिवाइज डेली। अभी जैसा मैंने डिस्कस किया कि जब भी आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, हर बार हर क्लास का 2-2 रिविजन दिए, एक क्लास के एंड होने के बाद, एक नेक्स्ट क्लास से जस्ट पहले। देन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को आपको पैरेलली चलाना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि नॉन टेक आप एग्जाम के 2 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो पोर्शन है टेक्निकल नॉन टेक्निकल को साथ में चलाना पड़ेगा। भले आधे घंटा दें नॉन टेक को, स्टार्टिंग में चल जाएगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर नॉन टेक चलना चाहिए। क्या क्या नहीं करना है, अभी हमने डिस्कस किया कि नॉन टेक को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, ये बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो आपको स्टार्टिंग से नॉन टेक को लेते हुए चलना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन, अभी मैंने डिस्कस किया कि डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा। जैसे मान लो मैं पास आउट हो चुका हूं, अब मेरे पास, मैंने सोचा यार चलो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठा, 3 महीने प्रिपेयर किया, कोई दूसरी स्टेट की एईजी आ गई, वहां एलिजिबल हूं मैं। अब एलिजिबल हूं तो भाई वहां का पढ़ने बैठ गए, तो यहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर 4 महीने बाद फिर किसी और स्टेट की एईजी आ गई, फिर वहां चले गए, तो ना तो वहां सिलेक्शन हो रहा है, ना यहाँ एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट होता है। यदि आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन बाद में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। देन ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना कि यार सर सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है, मैंने बहुत स्टार्ट किया है। देखो, जब जागो जब सवेरा, लेट स्टार्ट किया है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट करो। एकदम टारगेट मत करो कि यार 6 महीने में एग्जाम है और मैं निकाल लूंगा, या 4 महीने में 3 महीने में एग्जाम है मैं निकाल लूंगा। यदि आपने फ्रेशली स्टार्ट किया है तो ठीक है, पूरा साल लगता है सिलेबस कंप्लीट में, नॉन टेक और टेक्निकल में, तो फिर आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन वही बात हो जाती है कि स्मार्ट अप्रोच के चक्कर में हम कई बार वहां भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन चल रही थी वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो फाइनल टिप, 100% कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कंसिस्टेंसी की तरफ जाइए, परफेक्शन की तरफ नहीं। आप 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को उठा रहा हूं, 3 महीने तक पढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे टॉपिक पढ़े नहीं और मुझे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, तो मैं रेफरेंस बुक रेफर कर रहा हूं और बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं। एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहां तक पढ़ना है, कहां तक छोड़ना है, कौन से टॉपिक फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, इन टॉपिक पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक को मुझे छोड़ करके जाना है। ये आपको पता होना चाहिए, और ये गाइड करने के लिए हम सब अवेलेबल होते हैं। देन बिलीव इन योर प्लान, तो आप अपने प्लान पर बिलीव करें। होता ही है कि हम नंबर ऑफ वीडियोस देख लेते हैं अलग अलग एजुकेटर्स के, वो कुछ और सारे होते हैं, फिर किसी और एजुकेटर को फॉलो किया, उन्होंने कुछ और स्ट्रेटेजी फॉलो करी, बताइए आपने कुछ और स्ट्रेटेजी बीच में से फॉलो करना स्टार्ट कर दी। होता ही है कि आप कहीं के नहीं रह जाते। सुनो सबकी, करो मन की। आपको अपनी और ओन स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगी। आपको अपने पोटेंशियल को जज करके, अपने कैलिबर को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। सबकी सुनना है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल को ध्यान में रख करके स्टेप बाय स्टेप आगे। देन कीप इंप्रूविंग, स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहो कि यार नहीं, एक साल में मैं आराम से निकाल दूंगा एग्जाम को। बीच में डिमोटिवेशन आएगा, मॉक टेस्ट आप दोगे, नंबर कम आएंगे, इसको हमेशा पॉजिटिव वे की तरफ लेना है। पॉजिटिव कैसे? यार मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये समझो कि मैंने कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वीक पॉइंट है मेरे, जहां पर अभी और फोकस करने की जरूरत है, जहां पर अभी और टाइम देने की जरूरत है। ये टॉपिक अभी भी वीक हैं, इनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके वीक पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा इस पॉजिटिव वे में ही आपको अप्रोच रखना पड़ेगी। जो माइंडसेट है आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी में फ्लैट 60%
यदि आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई या फिर अदर स्टेट एई जेई को, बेस्ट किसी भी कोर्स को एनरोल करना, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, अनअकैडमी को कर रहा है। यहां पर आप 19 अप्रैल तक एक ऑफर देख रहे हैं और इस ऑफर में मैक्सिमम फ्लैट 60% ऑफ के लिए आप कोड लगा सकते हैं APP 11। तो यदि आप एसएससी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने का कोर्स अनअकैडमी में 5,500 में अवेलेबल, 12 महीने के साथ जाते हो 7,000 और 24 महीने का 2 साल का कोर्स आपको 8,000 में मिल जाएगा। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल के कोर्स के साथ जा सकते हो। हमने एक नई बैच स्टार्ट करी है। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 को फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, CBT 1 CBT 2 दोनों पेपर को ध्यान में रख करके हम 28 अप्रैल से एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी आप कोड लगा सकते हैं APP 11। ये सारे एजुकेटर्स हैं, इन सभी एजुकेटर की आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी ऐप पर, जहां से आप सभी एजुकेटर के नॉलेज को, कंटेंट को, एक्सपीरियंस को, फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। सो 4999 मतलब 5,000 में ये कोर्स अवेलेबल है CBT 1 एंड CBT 2 के लिए। इसके अलावा यदि आपका टारगेट आरआरबी जेई की एग्जाम है 2025 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो शौर्य बैच अभी जेई का भी नोटिफिकेशन मान के चलो अगस्त तक तो आ ही जाएगा, अगस्त सितंबर तक, तो अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें भी करंट अफेयर और रीजनिंग से हम स्टार्ट कर APP 11। इसमें आपको कोर्स मिल जाएगा ओनली 4,000 रुपीज में। और विजय बैच यदि आप अभी रिसेंटली आरआरबी जेई CBT 2 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस बैच में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ओनली आपको 499 रुपीज में देखने को मिल जाएगी ये बैच। एक अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने जा रहा है 27 अप्रैल को, जिसमें आप अप टू फ्लैट 90% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 5 बजे ये टेस्ट है 27 अप्रैल को, 30 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज इतना ही। जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए आप लोग ध्यान रखें, काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए सारे पॉइंट।